जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने सेल्स टैक्स के लास्ट लेक्चर में काफ़ी हद तक किया होगा रजिस्ट्रेशंस को। तो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से मुझे अब उनको रजिस्ट्रेशन का चैप्टर समझाने के लिए ही ये लेक्चर लेना पड़ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन का आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, रजिस्ट्रेशन इसका नाम है, और ये आपके तकरीबन पेज नंबर 44 पर है। रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक होती है। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या है, हम लोग रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें हम लोग इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तकरीबन इसके 9 पेज बनते हैं, तो चैप्टर सारा का सारा आपका इम्पोर्टेंट है और सिंपल है, कोई इतना परेशानी की बात नहीं है। तो हम लोग इसको इंशाल्लाह 3 पार्ट्स में तकसीम करेंगे। तो ये कि बारी बारी से आपको एक एक करके मैं आपको 3 लेक्चर्स इसके डिलीवर करूँगा। तो आपने बस कोशिश करनी है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझें और इसको याद भी करें, चूँकि जिस वक्त हमने इलस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स को करना है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर ही मैंने स्टार्ट किया है। अदरवाइज़ मैंने ये करवाना नहीं था थ्योरी का सब्जेक्ट, मतलब थ्योरी मैंने पढ़ानी नहीं थी, मैंने डायरेक्ट आपकी इलस्ट्रेशन पर जाना था। लेकिन खैर ये ज़रूरी है तो मैं इसलिए अब इसको करवाने लगा हूँ। तो जी हम लोग भी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा जी, तो रजिस्ट्रेशन मीन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 अंडर दिस टैक्स। The registration will be required for such persons and be regulated in such manner and subject to rules as the board may by notification in the official gazette prescribed। तो इसमें से सारी बात का जो खुलासा वो ये है जी कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि एक पर्सन खुद को सेल्स टैक्स अथॉरिटी के पास अंडर द एक्ट 1990 ऑफ सेक्शन 14 में रजिस्टर करवाता है कि जी मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ और मैं रजिस्टर होना चाहता हूँ। अच्छा जी, अब याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, लाइक आईटी का एक डिपार्टमेंट है, टैक्स गवर्नमेंट ने छोड़ा हुआ है, उस पर छूट दी हुई है 2025 तक कि जितने भी लोग आईटी का काम करते हैं उनको 2025 तक टैक्स मुआफ़ है, चाहे वो इम्पोर्ट्स वगैरह ही हों, लेकिन आईटी की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर वगैरह आप डेवलप कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। तो खैर इसकी हम रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। सो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो the following persons engaged in making of taxable supplies in Pakistan, including zero rated supplies, are required to be registered under the Sales Tax Act 1990, namely, जैसे कि हमने पहली बात की थी, आपके एग्जाम सप्लाईज में और आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज में फ़र्क है। तो हमने वाज़ेह तौर पर बात की थी कि इनमें क्या फ़र्क है, तो आपने इसको आई होप सबके जहन में होगा। तो जी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक वो बात करते हैं कि जो पर्सनस हैं टैक्सेबल सप्लाईज में वो इंगेज हैं, टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके उन्होंने नेमली लिए हैं कौन कौन से लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अ मैन्युफैक्चरर नॉट बीइंग अ कॉटेज इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर है लेकिन उसके वो कॉटेज इंडस्ट्री ना रखता हो, ठीक ठाक इंडस्ट्री रखता हो। बी अ टायर 1 रिटेलर्स एज स्पेसिफाइड अंडर स्पेशल प्रोसीजर रूल्स। टायर 1 रिटेलर्स आपको डेफिनेशन में इसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी और देखेंगे आप टायर 1 रिटेलर कौन होता है। ये डेफिनेशंस का आपका तकरीबन फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, वो आप देखेंगे। तो इसके अलावा मुझे कमेंट्स में भी आप बताएंगे अ टायर 1 रिटेलर क्या होता है। एन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर हु इम्पोर्ट्स गुड्स इन पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। या तो इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है जो कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स कर रहा है, वो भी रजिस्टर्ड लाजमी होगा। एन एक्सपोर्टर क्लेमिंग रिफंड्स अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज, और जो एक्सपोर्टर है जो रिफंड ले रहा है, रिफंडमेंट ले रहा है। एक होता है जी कि हुकूमत से हम लोग टैक्स रिफंड लेते हैं कि हमारी इतने की एक्सपोर्ट्स हुई हैं और ये इसमें कुछ जीरो रेटेड सप्लाईज भी शामिल थी, तो उसकी सूरत में हमें हुकूमत रिफंडमेंट देती है। तो इस तरह भी ये काफ़ी हद तक धोखे हुए थे, फ्रॉड्स लोगों ने लिए थे जी, हमने एक्सपोर्ट किया, हमने परचेज़ किया, उस पर हुकूमत ने करोड़ों का रिफंड ले लिया, और जिस वक्त इन्वॉइस चेक करते थे, तहकीक करते थे, तो इस किस्म की कोई भी परचेज़ या इन्वॉइस होती नहीं थी, कोई कंपनी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी कि लोग इस हद तक भी धोखा करते हैं। तो खैर ये एक्सपोर्टर की बात है, और होलसेल और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये होलसेलर है या डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, हमने इसकी लास्ट टाइम भी वो इलस्ट्रेशन में बात की थी ना, ये सारी बातें, ये वही बातें रिपीट हो रही हैं। रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर एनी अदर लॉ, और किसी और लॉ के मुताबिक जो रजिस्टर्ड होना लाजमी हो। पर्सन हु इज नॉट इंगेज्ड इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज,
ऐसा पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाईज को बनाने में इंगेज नहीं है इन पाकिस्तान में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, वो भी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर सकता है। क्यों? इफ सो रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट और अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ एनी फेडरल लॉज। इस वजह से कि अगर तो वो इम्पोर्ट कर रहा है या फिर वो एक्सपोर्ट कर रहा है किसी भी फेडरल लॉ के मुताबिक, उसकी प्रोविजन के मुताबिक, लेकिन टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर रहा है, यानी कि टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कर रहा है, मतलब उसकी मेकिंग नहीं कर रहा, उसको बना नहीं रहा, लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो कर रहा है ना, तो उसको भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद ये जी वाली है आपकी है पर्सन नॉट इंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाईज। हाँ वही बात आ गई अब जो पर्सन इंगेज नहीं है टैक्सेबल सप्लाईज में, any person is required to be registered under any federal or provincial law for the purpose of any duty or tax collected। अच्छा जी, उसने बात की है जी वो पर्सन रिक्वायर्ड है रजिस्टर्ड होने के लिए जो फेडरल या प्रोविंशियल, फेडरल, स्टेट और प्रोविंशियल मतलब सूबाई तौर पर, फॉर द पर्पस ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्स कलेक्टेड और पेड एज इफ इट वर अ सेल्स टैक्स अंडर द एक्ट। सिंपल बात, अगर कोई भी किस्म की ड्यूटी है उसने टैक्स चला के उसने पे किया है तो उसके लिए भी उसको रजिस्टर्ड होना लाजिम है। सेल्स टैक्स रूल 3 ऑफ 2006। स्टूडेंट्स आप मुझे ना साथ साथ बताते रहिएगा, अगर तो आपको आवाज़ वगैरह में मसला हो ना तो टेक्स्ट कर दीजिएगा यहाँ पर, तो मुझे शो हो जाएगा, तो मैं फिर उसको इंशाल्लाह क्लियर कर लूँगा। अच्छा जी, सेकंड आपकी है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स। अब एप्लीकेबिलिटी मतलब कौन से रूल्स उस पर अप्लाई होंगे कि रजिस्टर्ड होना है जिस पर्सन ने। द सेल्स टैक्स रूल्स 2006 शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्सन्स। ए में आपका है जी अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। Second, a person required under any other federal law or provincial law to be registered for the purpose of any duty or tax collected or paid as if it were sales tax under the Sales Tax Act। पहले उसने बात की पर्सन रिक्वायर्ड है रजिस्टर्ड होने के लिए अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, या फिर दूसरी बात उसने की फेडरल है या प्रोविंशियल लॉ है, या भी किसी भी किस्म की उसको ड्यूटी पे करनी है, टैक्स कलेक्ट करना है, उसने टैक्स पे करना है, उसको रजिस्टर होना लाजमी। ये ऊपर आपकी सारी बातें हो रही हैं। सी अ पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, वो पर्सन जो लाजमी तौर पर रजिस्टर होना लाजिम करार पाया जाए जी। और उसके बाद आपके पास आ गया है जी ये हाँ जी ये D point, a person who is already registered and requires to change in the name, address और other particulars of registration। जो पहले से ही रजिस्टर्ड अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड है लेकिन उसको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, या तो वो नेम चेंज करे या एड्रेस चेंज करना चाहता है या फिर कुछ भी पर्टिकुलर्स रजिस्ट्रेशन के चेंज करना चाहता है। अ पर्सन हु इज़ ब्लैक लिस्ट और हुज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड, वो पर्सन जो तो ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है या जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की जा सकी है। ब्लैक लिस्ट करना या रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करना एक ही बात है तकरीबन। एंड अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी डी रजिस्टर्ड, या ऐसा पर्सन जिसकी रिक्वायरमेंट थी डी रजिस्टर होना, उसको इनकी कंपनी ने डी रजिस्टर्ड किया, उसको भी दोबारा रजिस्टर होना पड़ेगा। ये उस पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स अप्लाई होते हैं। अच्छा, इसको हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। बहुत मज़े का चैप्टर है, इतना इजी है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, बस आपने इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, इससे आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स ईजी हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आपके पास हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट नंबर पर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट शैल बिफोर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाईज apply for registration through owner member or director on the computerized system in the form STR1। और कहते हैं जी वो पर्सन जो रिक्वायर्ड है रजिस्टर होने के लिए उसको टैक्सेबल सप्लाईज करने से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और कैसे करेगा, या तो वो किसी ओनर की हैसियत से कर रहा है, या फिर वो किसी कंपनी के मेंबर होने की हैसियत से कर रहा है, या फिर वो कंपनी का डायरेक्टर होने की हैसियत से कंप्यूटराइज सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ STR1। STR मतलब सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन 1, ये एक एक्ट टाइप है। सच एप्लीकेशन विल बी स्पेसिफाई द RTO। RTO मतलब रीजनल टैक्स ऑफिस। इस पर्सन को RTO में
अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। इन हुज जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन कहते हैं हदूद, यानी कि जिस, जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, मेरी हदूद लाहौर के अंदर है, जो मेरी लाहौर में जुरिस्डिक्शन हो कि मुझे बिज़नेस करना है तो मैं उस जुरिस्डिक्शन में ही जाकर आरटीओ में अप्लाई करूँगा। ये वो है। द रजिस्ट्रेशन इज सॉट एज पर क्राइटेरिया गिवन बिलो, नेमली ए, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। अगर तो पब्लिक कंपनी है तो उसको उस रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना पड़ेगा जो उसके पास करीब तरीन वाक़या हो। और इन केस ऑफ अदर कंपनीज, अगर तो पब्लिक कंपनी के अलावा दूसरी कंपनीज हैं, इफ़ द कंपनी इज प्राइमरली एंगेज इन मैन्युफैक्चर द प्लेस वेयर द फैक्ट्री इज सिचुएटेड। अगर तो जो कंपनी है उसका जो समझ लो जी प्राइमरली मतलब जो पहला मकसद है वो मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो वो वहीं पर अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए जहाँ पर फैक्ट्री बनी है, फैक्ट्री वाक़या है, सिचुएटेड है। और सेकंड वन इज दैट इफ द कंपनी इज प्राइमरली इंगेज्ड इन बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चर, अगर तो वो इंगेज्ड है बिजनेस में जो कि अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है, सो द प्लेस वेयर मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर एक्चुअली कैरिड ऑन, तो वो वहाँ पर अप्लाई करेंगे, उस जुरिस्डिक्शन में अप्लाई करेंगे जहाँ पर उसकी मेन बिजनेस एक्टिविटीज कैरी ऑन की जा रही हैं। सी पॉइंट इज दैट इन केस ऑफ अ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड, अगर तो ऐसा पर्सन है जो कि इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, तो द जुरिस्डिक्शन वेयर द बिजनेस इज एक्चुअली कैरिड ऑन, तो उस जुरिस्डिक्शन में अप्लाई करेगा जहाँ पर बिजनेस असल में वाक़ई हो रहा है, कैरिड ऑन है, चल रहा है। और डी पॉइंट आपका है इन केस ऑफ अ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड हैविंग अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड हुज बिजनेस प्रीमिसेस, कहते हैं लोकेशन को, जगह को, वो कहते हैं जी ऐसा पर्सन जो कि इनकॉर्पोरेट नहीं है और उसके पास एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि समझ लो जी एक ही उसके पास यूनिट है, एक ही उसके पास फैक्ट्री है, और जो एंड हुज बिजनेस प्रीमिसेस, और जिसकी जो बिजनेस की जगह है, जो लोकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और जहाँ पर वो काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, आर लोकेटेड इन डिफरेंट एरिया, तो उसके जो हैं दोनों चीज़ें, यानी कि जहाँ बिजनेस की जगह है वो और जहाँ वो प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो दोनों अलग अलग एरियाज में वाक़या हैं। द जुरिस्डिक्शन वेयर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड, तो वो उस जुरिस्डिक्शन में अप्लाई करेगा जहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेट कर रहा है। आई होप सो आपने काफ़ी हद तक इसको समझ लिया होगा। So the FPR may transfer the registration of any registered person to a jurisdiction, तो जो FPR है वो ट्रांसफर कर सकता है रजिस्ट्रेशन को जो कि रजिस्टर्ड पर्सन की है किसी भी जुरिस्डिक्शन में, उस जुरिस्डिक्शन में वेयर द प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड। ये पॉइंट है आपको समझने वाला। उसने क्या है, एफपीआर को ये राइट है कि वो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है उस जुरिस्डिक्शन में, उस हदूद में जहाँ पर उसका बिजनेस या फिर जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, कारोबार की जगह, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेट है, काम कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स आपने अभी तक जो पढ़ा रजिस्ट्रेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने पढ़ी है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स पढ़ी है, फिर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन पढ़ी है, और अब हम लोग पढ़ने लगे हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैचमेंट्स विद एप्लीकेशन, कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं अटैच होने के लिए एप्लीकेशन के साथ। अच्छा जी, तो डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैचमेंट्स विद एप्लीकेशन, स्कैन्ड कॉपीज मतलब स्कैन करके आपने भेजनी है, ऑफ सर्टन डॉक्यूमेंट्स शैल बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग, कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट CNIC, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी, सी से क्या बनता है, सर्टिफिकेशन नंबर, ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, ऑफ ऑल ओनर्स, मेंबर्स और डायरेक्टर्स, CNIC यानी कि तमाम के तमाम जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, एंड पासपोर्ट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, और अगर ये तमाम के तमाम नॉन रेजिडेंट है, मतलब उस मुल्क के रहायशी नहीं है, तो उस वक्त उनका पासपोर्ट भी साथ लगेगा, यानी में से कोई भी उनका रहायशी नहीं है उस जगह का, तो उसका पासपोर्ट सिर्फ लगेगा। सपोज करो जी जो डायरेक्टर है वो उस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन जो मेंबर्स और ओनर्स है उसी मुल्क के हैं, तो डायरेक्टर अपना पासपोर्ट भी साथ देगा CNIC के साथ, ये इसकी मिसाल है। अच्छा, बी में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ अ कंपनी और AOB, और अगर तो
एओपी है इनके एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या कंपनी है, तो उस सूरत में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, आगाज़कार का सर्टिफिकेट, ये वही है, कारोबार शुरू करने से पहले जो उसको मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप डीड, ये तीन चीज़ों से अटैच होंगी। सी में बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बैंक इन दी नेम ऑफ बिजनेस, कि जो बैंक ने उसके नाम से, बिजनेस के नाम से सर्टिफिकेट इशू किया बैंक अकाउंट का, वो साथ अटैच होगा। डी में प्रीमिसेस, जगह मैंने आपको पहले बताया था, इसका लोकेलिटीज़। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, कि जी जो जगह है ये जिस मालिक की है, उसके जो ओनरशिप पेपर्स हैं, जिसके मालकान के जो होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हैं। और रेंट एग्रीमेंट, या फिर अगर तो वो अपनी नई जगह रेंटेड है तो उसके एग्रीमेंट जो हुआ है वो अलॉन्ग विद CNIC ऑफ द ओनर ऑफ द प्रीमिसेस, इसके साथ CNIC जो है वो जो कारोबार का मालिक है उसके CNIC के साथ। देन ई में लेटेस्ट यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा यूटिलिटी बिल्स में आपके इलेक्ट्रिसिटी, गैस, लैंडलाइन, टेलीफोन, इंटरनेट, जो भी आपके बिल्स होंगे वो आपके आएंगे। पोस्ट पेड है मोबाइल फोन्स एंड एफ पर GPS टैग्ड। GPS का मतलब क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, निशानदेही करना। टैग्ड, GPS टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस, ऑफिस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक एंड गैस मीटर्स। वो कहते हैं GPS टैग फोटोग्राफ्स है ना, इसकी बिजनेस की जो लोकेलिटीज़ हैं, जो प्रीमिसेस, जो बिजनेस की जगह है, उसकी GPS टैग है। आपको पता होगा कि आजकल अपना घर पे सर्च करते हैं तो वो भी आपको आसानी से मिल जाता है गूगल मैप पर। तो ये वही उसने बात किया कि बिजनेस प्रीमिसेस की GPS टैग फोटोग्राफ्स होंगी, उसकी जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो होंगे, किसके सामने अटैच करनी है सारी चीज़ें, उसके साथ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के साथ, इलेक्ट्रिक एंड गैस मीटर्स। अच्छा, उसके बाद लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर अलॉन्ग विद GPS टैग फोटोग्राफ्स ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस। अगर तो मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो उसकी तमाम मशीनरी की जो वहाँ लगाई गई हैं, इंस्टॉल की गई हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ्स। और ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, इलेक्ट्रिक एंड गैस मीटर्स, वही बातें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर और पर्टिकुलर ऑफ फ्रेंचाइज इन केस ऑफ फ्रेंचाइज होल्डर। ये डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है जो डिस्ट्रीब्यूटर का, और पर्टिकुलर फ्रेंचाइज इन केस ऑफ फ्रेंचाइज होल्डर, या डिस्ट्रीब्यूटर है फ्रेंचाइज होल्डर है, उन दोनों के केस में दोनों के एग्रीमेंट। बैलेंस शीट, उसका पर्टिकुलर फॉर ब्रांचेस इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस, अगर तो आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, जैसे सर्विस है, इनकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, इसको रजिस्टर होने के लिए अपनी तमाम ब्रांचेस की समरी देनी पड़ेगी, पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे। और के में वेयर एन एप्लीकेंट हैज़ अनसोल्ड या अनयूज स्टॉक ऑफ टैक्स पेड इनपुट्स, इनके टैक्स तो दे दिया है, जो आपने टैक्स दे दिया हुआ है परचेज करते वक्त, तो उस पर जो अनसोल्ड या अनयूज्ड स्टॉक, तो आपने उसको यूज़ नहीं किया या आपने उसको बेचा भी तक, लेकिन आपने टैक्स उसका पे कर दिया हुआ है, ऑन विच इज डिजायर्स टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 59, और वो चाहता है कि वो उस पर बेनिफिट ले, क्लेम करे, रिफंडमेंट ले अंडर सेक्शन 59 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ही शैल डिक्लेयर सच स्टॉक इन अ सेटलमेंट विथ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। वो कहता है जी उसको अपने जो स्टॉक है उसके साथ इसको डिक्लेयर करने पड़ेगा जिस वक्त वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, और अगर उसने उस वक्त रजिस्ट्रेशन के वक्त उसको ना शो किया तो उसके बाद उसको फिर रिफंडमेंट नहीं मिलेगी। मैं फिर पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट ज़रा इंपॉर्टेंट है। उसने बात की आपको, अगर तो कोई पर्सन है उसके पास अनयूज्ड या अनसोल्ड ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जिसको उसने रजिस्ट्रेशन की, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले लिया था और उसने उसको अभी तक यूज़ नहीं किया, और वो चाहता है कि उसको बेनिफिट मिले गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब उसको रिफंडमेंट मिले अंडर सेक्शन 59 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, तो उसको जिस वक्त वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन के वक्त अपने स्टॉक में उसके इनवॉइसेस को प्रेजेंट करना पड़ेगा, हमारे पास ये चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। अगर उसने एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद उसको प्रेजेंट किया तो उसको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप यू विल गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये प्रोसीजर पर तक पढ़ना है। जी हाँ, बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गई है, इसका क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो हम ज़रा इसको इंशाल्लाह देखते हैं। द ओनर और ऑथराइज्ड मेंबर या डायरेक्टर शैल विजिट RTO फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन।
या तो कारोबार का मालिक या फिर जो ऑथराइज मेंबर है, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ऑथराइज मेंबर, नॉट सिंगल मेंबर, क्योंकि मेंबर्स तो कंपनी के बहुत से होते हैं, लेकिन एक होता है ऑथराइज मेंबर, जिसको ओनर्स की तरफ से, तमाम डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूव किया गया होता है कि ये मेंबर है, यहाँ पे ये हमारा डायरेक्टर है जो कि ऑथराइज है कंपनी के मामला देखने के लिए। शेल विजिट आरटीओ, उसको आरटीओ में विजिट करना पड़ेगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के लिए। पहली बात ये, the application shall be assigned a risk score within 1 working day of submission of complete application, कि उसको उस एप्लीकेशन को एक दिन के अंदर सारा जमा करवाना होगा, एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, साथ में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवानी होगी। इफ द एप्लीकेशन इज असाइंड अ लो रिस्क स्कोर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इशूड। अब देखें, ये असाइंड अ रिस्क स्कोर विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ सबमिशन, ये चीज़, और असाइंड अ लो रिस्क स्कोर, अब ये दो चीज़ें क्या हैं, मैं इसको ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जी आपका रिस्क स्कोर, ये कौन सा है जी, हाई रिस्क स्कोर, और ये है जी लो रिस्क स्कोर। यानी कि उसने बात की है कि अगर तो आपका जो रिस्क स्कोर है वो हाई है तो उसको विद इन वर्किंग डे के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, और कंप्लीट एप्लीकेशन के साथ, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ। यहाँ पर अगर तो लो स्कोर है, रिस्क स्कोर लो है, बहुत कम है, तो उसके लिए उसको कैमरा सर्टिफिकेट भी उसी वक्त इशू कर दिया जाएगा। यानी कि कंपनी जो रजिस्ट्रार है कंपनी का, SECP में जो बैठते हैं, वो देखेगा कि इस कंपनी में कोई रिस्क वाली बात है, कोई फ्रॉड वाली बात है, तो उसके लिए वो एक दिन का टाइम देगा। उसके बाद उसको जो है सर्टिफिकेट इशू करेगा, हमारे पास रजिस्टर्ड है। अगर उसको यकीन है कंपनी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, तो उस सूरत में वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस वक्त इशू कर देगा। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद जी सेकंड वन, हाई रिस्क एप्लीकेशंस। अब वो हाई रिस्क एप्लीकेशंस की बात हो रही है, शैल बी सब्जेक्ट टू फर्दर इंक्वायरी। वही बात मैंने आपको की है ना, अगर उसको कुछ इंक्वायरी की ज़रूरत हो ऊपर वाली की, क्योंकि नीचे वाली जो लो रिस्क स्कोर है उसके लिए तो उसने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब दूसरी की बात हो रही है कि जी हाई रिस्क अगर स्कोर की जो एप्लीकेशंस हैं उनको सब्जेक्ट किया जाएगा फर्दर इंक्वायरी के लिए। वेयर दी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आप कह लो जी कि किसी किस्म का मज़ीद चेक करना, फर्दर वेरिफिकेशंस के लिए करना, ये वो चीज़ है। इंक्लूडिंग फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमिसेस, उसके लिए वो जो अफसर है उसको फिज़िकल वेरिफिकेशंस के लिए भेजते हैं बिजनेस की लोकेलिटीज़ पर, कि जी आप जाएं और देखें, अगर कोई ऐसी बात है तो हमें आकर बताएं। टू बी कैरिड आउट बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, और इसके लिए कौन सा ऑफिसर जाता है जिसका रैंक असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक से कम ना हो, उसको भेजते हैं इंक्वायरी के लिए। शैल बी कम्प्लीटेड विद इन 3 वर्किंग डेज, और उसको कहते हैं 3 दिन का टाइम देते हैं। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, अगर तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और एंड विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर नॉन मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उसको 7 वर्किंग डेज का टाइम देते हैं। आई होप सो यू विल गॉट इट। और इसमें आपको अगर कोई मसला हो, कोई इशू हो, सो यू कैन डिस्कस मी पर्सनली ऑन सोशली डिस्क्राइब्ड लिंक्स, और आप मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि जो भी आपके साथ इशू था या जो भी मसला था। सो आई विल डू माई बेस्ट। इंशाल्लाह आपको जो भी इसमें मसला होगा, जो भी इशू होगा, मैं आपके साथ साथ क्लियर करता जाऊँगा। बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप लोग इसको साथ साथ करेंगे तो आप लोगों का भी फ़ायदा होगा और मेरे पढ़ाने का भी फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर होता जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। अगर आप इसको साथ साथ नहीं करते तो वो एक फिर मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, और फिर आपके लिए काफ़ी हद तक इसको मुश्किल होगा सबको क्लियर करना। तो खैर मेरा ख्याल आपने इसको काफ़ी तक सीख लिया है। तो आज के फ़िलहाल इतना, ये रजिस्ट्रेशन का हमने पार्ट 1 पढ़ा है, इसके इंशाल्लाह के 2 पार्ट्स हम और पढ़ेंगे, और इसको इंशाल्लाह हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।